आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के, और वो टॉपिक्स के नाम हैं आपके सामने बोर्ड पे। नंबर फर्स्ट है उपचयन, और नंबर सेकंड है अपचयन, नंबर थर्ड है रेडॉक्स अभिक्रिया, और नंबर फोर्थ है उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। इन शब्दों का अर्थ जानेंगे, इन शब्दों को समझेंगे, और एग्जाम में किस प्रकार से इन शब्दों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। देखिए नंबर फर्स्ट क्या है, उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो आंसर क्या होगा, इसकी पहले डेफिनेशन आप ध्यान से सुने कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन को त्यागता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। फिर से बता रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हम क्या करते हैं, एक कॉपर चूर्ण लेते हैं, कॉपर का चूर्ण Cu, कॉपर होता है Cu को चूर्ण लेकर के चाइना डिश में कॉपर का चूर्ण लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। और आपको पता है जब भी किसी चीज का हम बर्नर से दहन करते हैं या जलाते हैं तो वह किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो क्या होता है भाई, कॉपर के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, और वह किस में बदल जाता है, CuO। कैसी परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है। आगे बात समझ में, कॉपर जो है, कॉपर को क्या किया हमने, बर्नर की सहायता से गर्म किया तो किसके साथ रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के साथ। किसकी सहायता से गर्म किया था भाई, बर्नर की सहायता से गर्म कर दिया था, तो काली परत कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर दूसरा एक और अपन ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया कि इस काली परत पे जो कॉपर काला हो गया था उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी। कौन सी गैस प्रवाहित कर दी, हाइड्रोजन गैस। जब इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो हमने ये देखा कि काला ऊपर जो है वह वापस गोरा हो जाता है, वह वापस भूरा हो जाता है, क्या देखा आपने, देखा तो क्या कि जब काले कॉपर पे हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो कॉपर की काली परत गायब हो जाती है। यही तो देखा हमने, क्या देखा कि जो काली परत थी, काली परत किसके ऊपर है, कॉपर पर, उसके ऊपर कौन सी गैस प्रवाहित की, हाइड्रोजन गैस। वापस कैसा हो गया, वह भूरा रंग, भूरे रंग का हो गया। तो वास्तव में हुआ क्या, इसका जब सोच वैज्ञानिक को तो सोचना भी उसी प्रकार से पड़ता है। अपने को सोचते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्यों का उत्तर कौन देता है, सिर्फ साइंस देती है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो काली परत तो क्या थी, कॉपर ऑक्साइड की, भाई क्या थी, CuO। आगे बात समझ में। अब इसके ऊपर हमने कौन सी गैस प्रवाहित कर दी, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो क्या हुआ, भूरा रंग हुआ, यानी कि कॉपर तो अकेला रह गया और H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। कौन सी गैस प्रवाहित की, हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को जब हम देखते हैं और सोचते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कॉपर बन गया। कॉपर किस रंग का होता है, भूरे रंग का, इसलिए काली परत गायब हो जाती है और क्या बन गया, जल बन गया, H2O। आगे बात समझ में, हुआ क्या है इसमें कि किसी पदार्थ के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और किसी पदार्थ से क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से दो बातें हुई, एक तो क्या, कौन सी बात हुई, ऑक्सीजन का निकलना,
किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, एक चीज निकलेगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ में आपको स्टडी करना है। दूसरी बात हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपचयन। और अपचयन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। और पढ़ने वाले और दिमाग लगा लेते हैं कि सर इसमें तो दोनों बातें हो रही है। इसमें यह जो अभिक्रिया थी कौन सी भाई? CuO प्लस H2O इज इक्वल टू Cu प्लस क्या आ जाएगा? Cu प्लस H2O। आगे बात समझ में? इसमें तो दो घटनाएं साथ हो रही है भाई। कौन सी घटनाएं? नंबर एक, जो इधर देखते हैं इसको देखते हैं फिर इनको देखते हैं, क्या बना है? इन दोनों की रिएक्शन करने से जब दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना है उसको देखकर अपने को पता पड़ा है कि इसके साथ क्या हुआ है, इनके साथ क्या हुआ है। हमने इनको इन प्रोडक्ट्स को देखा तो हमारे को मालूम पड़ा ये कॉपर तो अकेला रह गया है। इसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन के बाद कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुका है। कॉपर से क्या निकल चुका है? ऑक्सीजन। ठीक है। और इसको इधर देखा ये हाइड्रोजन अकेला था और इधर देखा तो इधर क्या था? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है। किसमें जुड़ रहा है? H2 में। ठीक है। हमने ये दोनों बातें इसी अभिक्रिया में देख ली कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका तो क्या होता है? अपचयन। क्या होता है भाई? जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकले, जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो आंसर इन दोनों में आएगा, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। इधर वाले आंसर मत दे देना, समझ गए? इस इधर को तो अपने को देखना है, इनको देख करके हमें मालूम पड़ेगा इन दोनों में से पदार्थ तो ये तो क्रिया कर रहे हैं। अरे दो पहलवान लड़ रहे हैं, दो पहलवान लड़ रहे हैं। अब आप लोगों से पूछे कौन सा पहलवान जीता, तो दोनों में से तो बताओगे। जो लड़ रहे हैं वो उन्हीं में से बताना पड़ेगा। उससे क्या बनता है, किसकी शर्ट फटती है वो तो अलग बात है, लेकिन किसमें अब आप लोगों से पूछ ले किसकी शर्ट फटी है तो शर्ट देख के बताओगे ना। फिर आप नाम उन्हीं का बताओगे पहलवानों का, ये रमेश का शर्ट फटी है। इन्हीं में से बताना पड़ेगा जो आपस में क्रिया कर रहे हैं। किसका ऑक्सीकरण हुआ है तो आप किसका बताओगे? हाइड्रोजन का। किसका बताओगे? हाइड्रोजन। किसका अपचयन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। किसका अपचयन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। अब देखो दो शब्द और पूछ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। दो शब्द क्या आप लोगों से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से, देखो ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपचायक है और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। मतलब निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ व अपचायक पदार्थ की पहचान कीजिए। क्या है भाई? दो शब्द लिखे मैंने बोर्ड पे, एक तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और दूसरा अपचायक। अलग अलग दूसरा ये तो अपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, तब तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उसका ऑक्सीकरण और जिससे ऑक्सीजन निकला है उसका अपचयन। आगे बात समझ में? अब आपसे पूछे कि ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचायक कौन सा है, इन दोनों में से बताना पड़ेगा। इधर वालों में से जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करे वह तो ऑक्सीकारक है, जो दूसरे क्रियाकारक का अपचयन करे वह अपचायक। यानी कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह तो इसने क्या किया है, दूसरे का अपचयन किया है, तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा? अपचायक। ये पदार्थ क्या है? अपचायक है। और जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। क्यों कहलाएगा? क्योंकि
क्योंकि इसने किसी दूसरे का ऑक्सीकरण किया है। आगे बात समझ में, ठीक है। वह पदार्थ या वह अभिकारक जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे वह तो ऑक्सीकारक, और दूसरे पदार्थ का अपचयन करने वाला अभिकारक क्या कहलाएगा? अपचायक। ठीक है ना। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जिसका अपचयन हुआ है वह तो ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह अपचायक कहलाएगा। सीधी सी बात है ना। आगे बात समझ में आ गई क्या बात है? तो ये अभिक्रिया हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एक रिएक्टेंट या एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है, वह दूसरे अभिकारक, दो क्रियाकारक हो उसमें, दो रिएक्टेंट हो, एक का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन हो जाए, तो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब रेडॉक्स रिएक्शन के बाद उपचयन अभिक्रिया जो है उसके कई नुकसान भी हैं, कई प्रभाव भी हैं। तो पहला प्रभाव जो है उसको हम कहेंगे संक्षारण। कौन सा है? संक्षारण किसे कहेंगे? और दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये किसके प्रभाव हैं? ऑक्सीकरण के प्रभाव हैं। किसके प्रभाव हैं? ऑक्सीकरण के प्रभाव हैं। तो संक्षारण किसे कहेंगे, विकृत गंधिता किसे कहेंगे, कौन बताएगा आप लोगों में से? पहले हम ले लेते हैं संक्षारण। देखो संक्षारण बढ़िया से देखेंगे। इसमें संक्षारण किसे कहेंगे, डेफिनेशन क्या है, क्या होता है संक्षारण? आपको ये तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि संक्षारण की जो प्रक्रिया है वह उपचयन के प्रभाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? उपचयन के प्रभाव के कारण। अब संक्षारण का सीधा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, अपने घरों में कई लोहे के औजार हैं, लोहे के बर्तन हैं, लोहे की मशीनें हैं, है ना। जिसके ट्रैक्टर है, उनके कल्टीवेटर वगैरह हैं, हल वगैरह है ना, है कि नहीं है। लोहे की ड्रामी खड़ी है, ट्रॉली खड़ी है ना, कुछ ट्रैक्टर लोहे का है, ठीक, वो बाइक खड़ी है। उसके अलावा घर में जो अपन दांतली है, कुल्हाड़ी है, ठीक है, और भी कोई गाय भैंस की सांकड़ वगैरह है, लोहे की बनी है ना। जब इनमें से कोई भी सामान हम ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर नमी हो, या मिट्टी में छोड़ के आ गए, खेत में काम करने के रावण है, टूपा है, जो भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना, खेत में छोड़ के आ गए, तो दूसरे दिन जाके अपन क्या देखते हैं, तो उनके ऊपर कोई लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, सामान्य भाषा में सब जानते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है। जब धातुओं को लंबे समय तक आर्द्रता में रख दें, किसी नमी में रख दें या अम्ल के संपर्क में रख दें, तो उनकी गुणवत्ता जो होती है ना वह उसमें कमी आ जाती है, अर्थात वो संक्षारित हो जाती है। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। धातुओं की गुणवत्ता में कमी आना, ठीक है, धातुओं की गुणवत्ता में क्या आना? कमी आना, या धातुओं का संक्षारित होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब गुणवत्ता में कमी क्यों आती है? जब वो नमी के संपर्क में आए, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आए, जब वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आए, इनमें किसी के भी संपर्क में आएंगे तो उनकी क्या हो जाती है भाई? क्या हो जाती है? गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब धातुओं को, बोलिए, हाँ, जब धातुओं को नमी, आर्द्रता, नमी या आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में, जब धातुएं नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं, तो उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
गुणवत्ता में क्या आ जाती है भाई, कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को अर्थात वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण। कारण तो पता है आपको, कारण क्या है, उपचयन मुख्यतः कारण है। उपचयन मुख्य कारण है, इसका उपचयन के प्रभाव के कारण या ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, अब होता क्या है, एग्जाम्पल देखिए, इनके उदाहरण पूछेंगे संक्षारण के। कौन कौन से हैं? नंबर 1, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। दूसरा, चांदी पर काली परत चढ़ना। और कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। कुछ मुख्य ये पॉइंट है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, और क्या है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, चर्चा करेंगे इनके बारे में। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि लोहे पर जंग लगना जो है ना, लोहे पर जब जंग लगती है तो इनके मुख्य कारण क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए, लोहा तो चाहिए, क्योंकि अगर लोहा नहीं होगा तो जंग कैसे लगेगी। लोहे के अलावा आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, और आपको ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए। ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए। नहीं, ये प्रश्न पूछ लेते हैं, लोहे पर जंग लगने की मुख्य परिस्थितियां क्या क्या चाहिए। लोहे पर जंग तभी लगेगी जब वह नमी में हो और नमी के साथ साथ ऑक्सीजन हो। दो चीजें जरूरी हैं भाई। नमी का मतलब पानी चाहिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नमी चाहिएगी और नमी के साथ ऑक्सीजन चाहिएगा। अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है ना, नमी मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब जंग नहीं लगेगी। तीनों चीजें आवश्यक है। ठीक है, एक बार बहुत बार प्रश्न आया कि चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती हैं। चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है, प्रश्न आता है 1 नंबर का। तो क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वायु प्रदूषण के कारण एक गैस भी इसमें निकलते रहते हैं, जिसको कहते हैं सल्फर। जिसको क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं। तो ये चांदी के जो आभूषण है ना, उस सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं। और सल्फर भी विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। वो आगे बढ़ेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही बता रखा है। समझ गए बात को, कि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना बता रखा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन यह भी है कि जब कोई पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ता है तो भी वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तभी वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये चांदी जो है, चांदी को क्या कहते हैं, एजी अर्जेंटम, इसका लैटिन नाम है। चांदी का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम, और प्रतीक क्या है, एजी। किसके साथ रिएक्ट करती है, सल्फर। किसके साथ रिएक्ट करती है, सल्फर के साथ क्रिया करती है। तो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर सल्फाइड क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड किस रंग का होता है, काली परत। इस सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण इसके ऊपर चांदी पर कौन सी परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है। आगे बात समझ में। आप लोगों से पूछ ले घर में, कि कोई भी मम्मी पूछ ले, दीदी पूछ ले, दादी पूछ ले, बुआ जी पूछ ले, मेरी वाइजेब जो है या मेरी चांदी की अंगूठी जो है वो तो लाई तो थी तब तो बहुत चमकीली थी, ठीक है, लेकिन अब ये काली हो गई है। इसका मतलब कहीं ये चांदी खराब तो नहीं है। क्या बताएंगे आप, बताएंगे कि नहीं चांदी खराब नहीं है। वातावरण में एक सल्फर गैस है,
वह इसके साथ रिएक्ट करती है और सल्फर सिल्वर सल्फाइड बनता है। इस सिल्वर सल्फाइड के कारण ये क्या हो रही है, काली हो रही है। इस सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या हो रही है, काली हो रही है। आगे बात समझ में आगे ना, तो ये नेक्स्ट और देखिए। फिर एक और प्रश्न आता है कि कॉपर पर हरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है। कॉपर जो है इसको हमने गर्म किया था, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ क्या होता है भाई, क्या होता है, काली परत चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर, कॉपर पर। क्यों, क्योंकि वही बात है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कॉपर जो है वह पॉल्यूशन बढ़ने के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करता है। कैसे भी इसके गुणवत्ता में कमी आएगी, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है CaCO3 CuCO3। क्या बनेगा, कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक क्या नहीं पढ़ कर देगा, बेसिक। ठीक है, इसके कारण क्या होगा भाई, इसके कारण क्या होगा, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। कॉपर किस रंग की परत चढ़ जाएगी, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, देखो इसमें कुछ फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, CuCO3 चेक करके आना, कल पूछूंगा। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूले बताए थे 9th क्लास में, कैसे इसको सोल्व करना है। इसमें अगर गलती है तो उसको ठीक करके लाना कल, ठीक है, वरना अगली क्लास में हम इसको बताएंगे, आपको चेक करेंगे कोई घर जाके कॉपर कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। आगे बात समझ में, तो पहला तो क्या हुआ कि लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी पर काली परत चढ़ना, तीसरा कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। ये किसका है, संक्षारण के उदाहरण है। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इस संक्षारण से बचे कैसे। संक्षारण से बचने के उपाय, नुकसान क्या है भाई, आभूषण खराब हो रहे हैं, ठीक है, और देखिए आप काफी नुकसान है। संक्षारण से क्या हानियां हैं, कोई 5 हानियां बताइए। तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। बहुत सारी हानियां हैं। क्या क्या हानियां हैं भाई संक्षारण से, हानियां, क्या बताओ, लोहे के पुल, इनके नष्ट होने की संभावना है, जंग लग जाएगी तो। और लोहे की रेलिंग जो है उनके भी खराब होने की संभावना है। जहाज आदि है उनके भी खराब होने की संभावना हो जाती है। मशीनें जो हैं ये भी खराब होने की संभावना हो जाती है। औजार जो है, कृषि के औजार, जो भी लोहे से बनी वस्तुएं हैं उनके ऊपर जंग लगने की संभावना रहती है। क्या रहती है, उनके ऊपर जंग लगने की संभावना होती है। अब संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, तो बचाव के उपाय किससे, ये आप लिख लीजिए, मैं खूब सारे उपाय बता रहा हूं आज। एक तो देखो, फिर भी एक एक चीज बताएंगे, पेंट या रंग करके, रंग या पेंट करके, आवाज नहीं करेंगे कोई भी। लोहे की वस्तुएं जो है, खिड़की वगैरह हैं, भवनों के जो दरवाजे वगैरह हैं, कई लोहे के भी लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, रंग या कलर करवा दीजिए, जिससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी भाई, वह हवा के संपर्क में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, जंग कलर के संपर्क में आएगा। आगे बात समझे। दूसरा, तेल लगाकर, उस चीज के ऊपर आप तेल लगा देंगे ना, तेल लगाकर रख देंगे तो संक्षारण से आप उससे बच सकते हैं। तेल लगाकर रख देंगे तो संक्षारण से बच जाएंगे। फिर ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस लगाकर भी आप संक्षारण से बच सकते हैं। रंग पेंट करेंगे, तेल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। फिर मिश्र धातु बनाकर, धातु के स्थान पर अपन काम में नहीं लेंगे, क्या काम में लेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाकर, लोहे के पुल अगर बनाए तो मिश्र धातु के बनाए, लोहे में और कोई चीज मिक्स कर दें,
हाँ वो भी बता रहे बेटा, मिश्र धातु, ठीक है, बनाकर भी संक्षारण से बचा जा सकता है। फिर यशद लेपन, यशद क्या है, यशद है, यशद लेपन करके भी हम संक्षारण से बच सकते हैं। यशद लेपन किसे कहेंगे, यश तो जानते हो, यश के आगे द है, यशद, यशद लेपन किसे कहेंगे, कौन बताएगा रे? नहीं पता? जो भी लोहे की बनी वस्तुएं है ना, उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दीजिए। लोहे की बनी वस्तुओं पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। समझ में आ गई बात? लिख लो, लोहे की बनी वस्तुओं पर, लोहे से बनी वस्तुओं पर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वस्तुओं पर, लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना, जस्ते की, जस्ता, जस्ता या जिंक, और जिंक का फॉर्मूला है Zn प्रति। लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते, जिंक या Zn की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन के साथ आप क्रोमियम का भी लेपन कर सकते हैं, क्रोमियम लेपन, ये भी लिख लीजिए, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन भी आप लोग कर सकते हैं। किससे बचने के लिए, संक्षारण से बचने के लिए। और एक और है एनोडीकरण, एनोडीकरण, इनके बारे में अलग से हम और पढ़ेंगे। एनोडीकरण, एनोडीकरण जो है, इसके द्वारा भी हम क्या संक्षारण से बच सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं एनोडीकरण वगैरह, ठीक है। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, कुछ उपाय हो गए ना बहुत सारे, इन उपायों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, संक्षारण से बच सकते हैं। आगे बात समझ में। अब विकृत गंधिता और बचता है, किसे कहेंगे विकृत गंधिता, आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। क्या है विकृत गंधिता? बिल्कुल, अब देखिए, सुनिए ध्यान से, विकृत गंधिता, ध्यान से देखिए, विकृत गंधिता जो है उसमें के कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल हो रहा है, एक तो विकृत, दूसरा शब्द काम में ले रहे हैं गंधिता, दूसरा शब्द काम में ले रहे हैं गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब या बुरी, खराब या बुरी, ठीक है। और गंधिता का मतलब होता है गंध, ठीक है। अब यह शब्द इस दोनों से मिलकर के तो बनाया जाए विकृत गंधिता। यह शब्द जो है किनके लिए काम में रहता है विकृत गंधिता? भाई खराब गंध तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ये जो शब्द जो है ना, किसके लिए हम काम में ले रहे हैं, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों के लिए। नंबर 1, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, डिब्बाबंद, जो भी आजकल पॉलिथीन में पैक जो खाद्य सामग्री आ रही है, उनके बारे में अपन ये शब्द काम में लेते हैं कि जब ये किससे बनता है, तेल या वसा से। तो जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है खुले में, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाता है, इन पदार्थ में खराब हो जाते हैं, इनकी गंध जो है वह विकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि इन पदार्थों का उपचयन हो जाता है, इन पदार्थों में क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। तो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुले में जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये विकृत गंधी हो जाते हैं।
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। कारण क्या है, उपचयन। अब इसका निवारण, कारण तो उपचयन हो ही गया, निवारण क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? निवारण क्या है, देखो निवारण के बहुत सारे हैं। तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है ना, उनको जो भी डिब्बाबंद सामग्री है वहां से ऑक्सीजन से बचाव करने का उसको कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी थैली वगैरह जो होती है, खाद्य पैक जो थैली होती है, आपने देखी होगी, जो भी चिप्स की थैली बड़ी होती है उनमें चिप्स बहुत कम आती है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, उसमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि चिप्स की थैलियों में, कुरकुरे की थैलियों में, नमकीन की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछ लेते हैं कि चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वह अक्रिय होती है, वह तेल, यह किस प्रकार की गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। इसका मतलब क्या है, ये तेल या जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उनके साथ ये क्रिया नहीं करती है, जिससे ये खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास है। आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास का रिवीजन करते रहें और लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है।